हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। यानी बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो वहाँ पे हम लोग को मिला था सेल वॉल से ऊपर आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का, और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया हो गया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। यहाँ पे हम लोग उसके बाद चलते हैं दूसरा मॉडिफिकेशन में, सेल इन्वेलप का दूसरा मॉडिफिकेशन, दैट इज मेजोसोम्स, है ना। ये इनवर्ड फोल्डिंग्स है, वो आउटर मॉडिफिकेशन था, सेल वॉल से बाहर का मॉडिफिकेशन था ग्लाइकोकैलिक्स। और मीसोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स टू टाइप्स के इनवर्ड मॉडिफिकेशंस या इनवर्ड फोल्डिंग्स हैं सेल इन्वेलप के। ये दोनों सेल मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। अब दोनों हैं क्या? मीसोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स। इसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। देखिए, कहता है मीसोसोम्स आर द इनवर्ड इरेगुलर फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली। वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली आप याद कीजिए थोड़ा सा 9th क्लास का गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसमें भी सैक लाइक, वेसिकल्स लाइक गोल गोल स्ट्रक्चर्स, वैक्यूल्स लाइक या सैक्स लाइक, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स, सेम टाइप का स्ट्रक्चर्स मीसोसोम्स में भी फॉर्मेशन होता है। और कहाँ पे? इनवर्ड, सेल के अंदर। ग्लाइकोकैलिक्स मॉडिफिकेशन था सेल इन्वेलप का, बाहर का, आउटर मोस्ट, याद रखिएगा। और मीसोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स है इनवर्ड मॉडिफिकेशंस या इनवर्ड फोल्डिंग्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर बनाई हूं। ये डिटेल स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाई हूं क्योंकि फिगर डाला हुआ है पहले से भी डिटेल। बस यहाँ पे देखिए ये लेयर्स हैं। इंटरनल लेयर हो गया सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल मेम्ब्रेन का लेयर जो है, इससे ये निकला हुआ है स्ट्रक्चर्स, फोल्डिंग टाइप के तुड़े मुड़े से स्ट्रक्चर्स, चाहे तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में यानी गोल गोल हो सकते हैं, लैमेली के फॉर्म में लंबे हो सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह से। और इसे मीसोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए फिर से एक बार, इसको क्लियर हो जाएगा आपका। मीसोसोम्स आर द इनवर्ड इरेगुलर, है ना, कोई शेप साइज में नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल इनफोल्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग या मॉडिफिकेशन, और वो था सेल वॉल के ऊपर का मॉडिफिकेशन, फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूबुल्स एंड लैमेली। अब आ जाइए मोस्टली फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो कहता है ये मीसोसोम्स जो है ये ज्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है। और किस में? ग्राम पॉजिटिव में। हाँ, बट कहता है कि रेयर इन ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव में भी हो सकता है क्योंकि सबके एक्सेप्शंस हैं। तो कहता है रेयरली इन ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव में रेयर केस में किसी किसी में हो सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला हुआ ये इनफोल्डिंग्स है मीसोसोम्स। तो इसमें आपके 3-4 पॉइंट निकल के आए। इनवर्ड इरेगुलर फोल्डिंग है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसी भी शेप में हो सकता है, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और लैमेली के फॉर्म में। किस में पाया जाता है? मोस्टली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रेयर केस में ग्राम निगेटिव में भी हो सकता है। अब इसके बाद आ जाइए इसका फंक्शन। फंक्शन कहता है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेप्टम फॉर्मेशन, ये तीनों आपके सेल डिवीजन में चले जाते हैं। जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन नॉर्मल वे में भी होता है, लेकिन कब होगा? तभी ना जब नए सेल का फॉर्मेशन होगा, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन भी तभी होगा जब सेल बटेंगे, सेल डिवीजन होगा, तो डीएनए रिप्लिकेशन होगा। और सेप्टम फॉर्मेशन यानी दो सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो बीच में सेप्टम फॉर्मेशन होगा, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन ही होगा, दो डॉटर सेल का
फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद किस में हेल्प करता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का भी काम करता है और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। ब्रैकेट में मैं डाली हूं इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये मेसोसोम का फॉर्मेशन क्यों करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। देख लीजिए, ये सिंपल सा मान लीजिए इतना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है, तो ये छोटा सा सरफेस एरिया है, बट इसको अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसी को अगर आप फोल्ड कर दें सीधी सी लाइन को, और उसको अगर उतना स्पेस में ही फोल्डिंग्स बना दें आप, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसीलिए इसका फॉर्मेशन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, वहां पे ज्यादा एंजाइम्स की एक्टिविटीज होगी, चाहे वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो। तो ये हो गया आपका इनवर्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल इनवेलप में। अच्छा, इसी में एक सेकेंड टाइप का है इनवर्ड इनफोल्डिंग ही, क्रोमैटोफोर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्रोमैटोफोर्स आर क्या है, अदर मेम्ब्रेन वाउंड वेसिकल्स कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया etc। अब समझ में आ गया होगा डिफरेंस आपका कि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों होते हैं। इसलिए कि मेसोसोम्स जो है ये आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ये कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करता है। ये नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं और रेयर केस में ग्राम निगेटिव में भी। लेकिन क्रोमैटोफोर्स ये भी इनवर्ड फोल्डिंग्स ही हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है ना, इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही हैं अंदर की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी याद कीजिए कौन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी अगर आता है तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कोई पिगमेंट कंटेन करते हैं, उसमें कोई ना कोई कलर प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है तो फिर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कैप्चर करना, कैप्चर करके क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करके क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या पर्पल बैक्टीरिया, ये सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। और यहाँ ऑटोट्रॉप्स से कोई लेना देना इसका नहीं है, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर इनवर्ड फोल्डिंग या इनवर्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल इनवेलप हैं। बट दोनों में डिफरेंस है कि एक ऑटोट्रॉफ नहीं है जिसमें कि मेसोसोम्स प्रेजेंट हैं, दूसरा क्रोमैटोफोर्स ये ऑटोट्रॉफ हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, इस तरह से जो भी ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होंगे उनमें क्रोमैटोफोर्स होंगे। बट दोनों इनवर्ड फोल्डिंग्स ही हैं और दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकले होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड। ये हो गया आपका इनवर्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल इनवेलप, मेसोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, यानी ऑटोट्रॉप्स नहीं है, दूसरा ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया का। फंक्शन दोनों का क्लियर है आपका। फोटोसिंथेसिस के अलावा बाकी सारा फंक्शन करता है मेसोसोम्स, ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब हमारा हो गया सेल इनवेलप का मॉडिफिकेशंस। अब हम लोग चलते हैं इसमें सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन होते हैं। स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का। सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पे क्या मिलता है हम लोग को, सिर्फ एंड सिर्फ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावे कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं।
है ना, सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम्स को। ये राइबोसोम्स में भी याद कीजिए 70s राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट में 80s। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s होते हैं, बट ऐसे यूकैरियोटिक सेल में 80s, प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं। 70s राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50s एंड 30s। ये 2 सब यूनिट्स का बना होता है, एक 50s लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट 30s हो गया। तो 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं 70s, 50s लार्ज और 30s स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स प्रेजेंट कहता है, राइबोसोम्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में। अब ये किस तरह का होता है, कहाँ अटैच होता है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग होता है, स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बट और ऑफन अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है, और यह अटैचमेंट तब होता है जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो वहां मेम्ब्रेन को यूज करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच हो सकता है। ऐसे फ्रीली फ्लोटिंग है साइटोप्लाज्म में। तो ये राइबोसोम्स क्या हो गए आपके 70s, 2 सब यूनिट्स, 50s, 30s। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, और ऑफन यदा कदा कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं। अब इसके फंक्शन में आ जाइए। वेल नोन फंक्शन है, आप लोग सबको याद होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। चूंकि हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलिए, इसका फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। एक टर्म और आता है इसमें, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ये पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम शॉर्ट हो गया, पॉलीराइबोसोम थोड़ा डिटेल हो गया, फुल नेम हो गया। पॉली मीन्स आप लोग सबको पता है मोर देन 1, एक से अधिक या 2 से अधिक, तो पॉली हो जाते हैं यानी बहुत सारे राइबोसोम्स। तो हाँ, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स तो होते ही हैं। नहीं, कहता है कि सेवरल राइबोसोम्स, cluster of 70s ribosomes attached to a single messenger RNA molecule and form a chain called polysome और polyribosome। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं। इनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में विदाउट मैसेंजर आरएनए फंक्शन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होकर के मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। 12th में हम लोग डिटेल जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो मैसेंजर आरएनए की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसको सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम। यानी एक से अधिक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से जब जुड़ जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अब पूछिए इनका क्या फंक्शन, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ही है, बट रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस, तेजी से प्रोटीन सिंथेसिस। कोई एक आदमी अकेले कुछ काम अगर कर सकता है तो उसी कैपेसिटी का 10 आदमी आप लगाइएगा तो 10 गुना ज्यादा काम होगा, तेजी से काम होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। जब रैपिडली प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कुछ साइटोप्लाज्म में पॉलीसोम का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, और पॉलीसोम में क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हो जाते हैं और सब मिलकर के एक साथ रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये हो गया आपका राइबोसोम, है ना। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल का या बैक्टीरियल सेल का सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम 70s राइबोसोम, 50s प्लस 30s इसका लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, और इसका फंक्शन
प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते रहता है या कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच रहता है। कुछ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से जुड़ के पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए कि तेजी से प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। अब इसके बाद ये सेल ऑर्गेनेल के नाम पर राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब कि उसमें और भी कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, एग्रीगेशन लाइक स्ट्रक्चर्स तैरते रहते हैं, जो कुछ कुछ स्टोर करके रखते हैं बिना मेम्ब्रेन के, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। तो जरा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, और क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज ये क्या होते हैं, मैं अभी बताई आपको कि इंक्लूजन बॉडीज क्या है। राइबोसोम के अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ एग्रीगेशन या स्टोरेज ऑफ ग्रेन्यूल्स तैरते रहते हैं, उनको इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जानते हैं। Gates.
अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स, कॉम्पैक्ट सघन, इनसॉल्युबल यानी साइटोप्लाज्म में घुलने वाला नहीं, एग्रीगेट्स मीन्स जमा हो जाते हैं, एग्रीगेशन जमाव किस चीज का, या इसको सॉल्युबल एग्रीगेट्स या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, जमा करने वाला ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक राइबोसोम हुआ 70S और दूसरा कुछ इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट सघन इनसॉल्युबल, जो साइटोप्लाज्म में घुल नहीं सके, अपना अलग अस्तित्व रखता है, एग्रीगेट्स या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। क्या स्टोर करता है भाई यार, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता है, बट कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स वगैरह स्टोर करते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। ऊपर में ही कह दिया इनसॉल्युबल यानी घुलने वाले हैं नहीं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनको मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। सम हैव लिपिड मेम्ब्रेन्स, बट मैं बार बार कहती हूँ, याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो उसमें कुछ में मेम्ब्रेन बाउंड कुछ हो सकते हैं किसी किसी बैक्टीरिया में, तो लेकिन उनका मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड का बना होता है, इसको भी याद रखिएगा, किस चीज का बना होता है, सिर्फ लिपिड का। अगर मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज मिले तो उनका मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड का बना होता है, ऐसे वो कॉमनली नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म में घुलते नहीं, वो एक साथ स्टोर करते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन और एंजाइम्स का। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, कुछ में मेम्ब्रेन होते हैं जो सिर्फ लिपिड के बने होते हैं, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर। दे एक्ट एज स्टोरेज बॉडी ऑफ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, यहाँ ही मैं लिखी हूं, तो ये किस तरह का इसका फंक्शन है, स्टोरेज बॉडी यानी स्टोर करने का काम है, जो कि सेल को बाद में किसी स्ट्रेस में, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में काम आए। तो किस किस चीज का स्टोरेज होता है, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स, एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है, कार्बन ग्लूकोज ही टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ब्रैकेट में ग्लाइकोजन में डाली हूं, कार्बन फॉस्फेट ईटीसी, ये सारे ये स्टोर करते हैं। यानी इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या स्टोर हो सकते हैं, प्रोटीन्स तो होंगे ही होंगे, एनर्जी होगा ही होगा या ग्लूकोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसके अलावा कार्बन फॉस्फेट सल्फर भी लिख सकते हैं। सल्फर भी लिख सकते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को, ग्रैन्यूल्स को वो स्टोर करके रखता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, और कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। स्टोरेज बॉडी के जैसा ये काम करता है। अब इसका फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिर फंक्शन क्या होगा भाई। फंक्शन इसका हो जाएगा आपका इम्यून डिफेंस। इसका मूल रूप से फंक्शन क्या है, इम्यून डिफेंस। इम्यून सिस्टम को अनफेवरेबल कंडीशन में, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में, ये स्टोरेज बॉडी से ये जितने भी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर हैं, इनको ये यूटिलाइज करके और सरवाइव करता है। तो इम्यून डिफेंस का काम है इसका, इंक्लूजन बॉडीज का। इसमें क्या क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये स्टोर करके कॉम्पैक्टली अरेंज ग्रेन्यूल्स हैं, स्टोर क्या क्या करते हैं, हाँ, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स। मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स क्या है,
प्रोटीन एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जैसे कोई भी सामान हम लोग रखते हैं तो अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि कपड़ा उठाए लपेट चपेट के कहीं पे बस बटोर के रख दिए गोल गोल जैसा, दैट इज मिसफोल्डिंग। तो यहाँ भी कहता है कि ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज बॉडी है, इसलिए ये प्रोटीन एक सीक्वेंस में नहीं स्टोर करता है, बस एक जगह स्टोर कर लेता है। मिसफोल्डिंग किसी तरह से भी बस एग्रीगेशन जमा हो जाना चाहिए, इसे कहते हैं मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स। और ग्लाइकोजन तो एनर्जी, सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन भी दिमाग में रखिएगा। कार्बन फॉस्फेट सल्फर ये सब हो गया। इसके बाद इसका फंक्शन हो गया इम्यून डिफेंस, जो कि ये सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल को ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस में काम करता है, इसको यूटिलाइज करता है। तो एक लाइन थोड़ा सा नीचे लिख दूं, सेल यूटिलाइज, cells utilize in environmental stress, है ना। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए इन सब को ये यूटिलाइज करता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का ये ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में मूल रूप से राइबोसोम और कुछ इंक्लूजन बॉडीज। इसके बाद थोड़ा मूवमेंट रह गया है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। आज यहीं पे मैं छोड़ रही। ओके, थैंक्स।